दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। कहानी राजस्थान के एक दूर दराज में बसे हुए गांव से शुरू होती है। गांव का नाम है मोर डोंगरी। इस जगह तो इंसान पहुंच सकता है, लेकिन इंसानियत के लिए सारे रास्ते बंद हैं। गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों में कई स्त्रियों के चीखें सिमट कर रह गई, कई सपने टूट कर बिखर गए। इस गांव में चली आ रही सदियों पुरानी प्रथा स्त्रियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। नाते यानी कि अगर कोई शादीशुदा स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ जाना चाहे तो अपनी मर्जी से जा सकती है, लेकिन मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर कितनी बार। उसी गांव में हम एक भूरी नाम की महिला को देखते हैं, जिसका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार ब्याह हो चुका है और अब उसका पिता कांजी भूरी को एक रघु नाम के अधेड़ व्यक्ति के साथ नाते बिठा रहा है। कांजी को भूरी के 2 से 3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी भूरी अपने पिता का विरोध नहीं करती, क्योंकि घर पर 3 बहनों की पढ़ाई लिखाई और रोज का खर्च उसके जिम्मे था। यहाँ भूरी का सौदा तय हो गया। कल ही रघु कांजी को पैसे दे देगा। कांजी हंसते हुए बोला कि तो कल से समझ भूरी भी तेरी हो गई। एक पिता को अपनी बेटी का सौदा करते हुए देख हमें काफी अजीब लगता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद हम उसी गांव में रहने वाली एक महिला को शहर में मजदूरी करते हुए देखते हैं, जिसका नाम जीवी है। तभी उसके साथ काम करने वाली महिला ने उसे आवाज दिया कि वो जल्दी काम खत्म करे, वरना घर जाने वाली बस छूट जाएगी। लेकिन जीवी को डर इस बात का है कि अगर वो जल्दी निकल गई तो ठेकेदार उसकी मजदूरी के पैसे काट लेगा। जीवी का ब्याह उसके घर वालों ने 16 साल की उम्र में करवा दिया था, लेकिन किस्मत की मार यहीं नहीं रुकी। पति एक शराबी मिल गया जो कोई काम धाम नहीं करता। 2 बच्चे तो भूखमरी और बीमारी से ही मर गए। अब एक ही लड़की बची है, पिंकी, जिसके बेहतर भविष्य के लिए वो खुद मजदूरी करती है ताकि घर का खर्च चल सके। पिंकी उसी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। शाम मजदूरी खत्म कर जीवी और सावित्री बस में बैठ गए। दिन भर की मजदूरी करने के बाद भी दोनों के चेहरे पर थकान की शिकस्त भी नहीं दिखाई देती। शायद जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा ही था। यहाँ जीवी उससे बताने लगे कि पति की शराब नहीं छूट रही। हर गुजरते दिन के साथ वो और भी नशे का आदी होता चला जा रहा है। रात हम जीवी को घर में खाना बनाते हुए देखते हैं। उसी वक्त उसका पति रत्नू आकर शराब के पैसे मांगने लगा, लेकिन वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे उसे नहीं देना चाहती। यहाँ रत्नू नशे के लिए पागल होने लगा। उसने जबरदस्ती उससे पैसे छीन लिए। रत्नू की बूढ़ी माँ उसे रोकती रही, लेकिन उसके कानों पर जू भी नहीं रेंगती। रात जाकर वो ठेके पर शराब पीता और पैसे खत्म होने के बाद ही घर जाता। उसका शराबी साथी नाथू भी उसका नशेबाजी में पूरा साथ देता। आधी रात जब सब सो गए तो लड़खड़ाते हुए वो घर आया। बात शराब पीने तक ही सीमित नहीं रहती, उसके बाद वो आकर जीवी को प्रताड़ित भी करता। आज गुस्से में उसने रत्नू को नामर्द क्या कह दिया। वो तो एकदम से तिलमिला उठा और यहाँ वो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उससे जबरदस्ती करने लगा। लेकिन यहाँ रत्नू को ये नहीं पता कि रात शराब पीकर आना और पत्नी को मारना और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करना मर्दानगी नहीं कहलाता। असली मर्द तो वो होता है जो जिम्मेदारियां उठाए और हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ दे। जीवी को इस तरह से पीड़ा में देख हमें उसके लिए काफी दुख होता है। दूसरे दिन कांजी अपनी बेटी भूरी को लेकर शहर के कोर्ट में गया ताकि अपनी बेटी को उसके पिछले पति से छुड़वाने का कागज बनवा सके। उसके बाद ही वो भूरी को रघु के साथ नाते बिठा पाएगा। वकील भी हैरान दिखाई देता है, क्योंकि ये तीसरी दफा था जब वो कागज बनवाने यहाँ आया हो। कांजी कहने लगा कि क्या करें, इसका पति इसे मारता बहुत है। लेकिन वकील को ये समझ नहीं आता कि आखिर सारे पति उसे इसी तरह के कैसे मिल जाते हैं। खैर, इन सभी बातों को एक तरफ रख उसने कागज तैयार कर दिए। यहाँ हम देखते हैं भूरी गांव के ही एक शख्स के प्रेम में है। उसका नाम बद्री है, जो कि एक जीप चलाता है, लेकिन गांव में किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं। यहाँ हम देखते हैं उसी गांव में रहने वाला शख्स लखू, जो कि जीवी को पसंद करता है, ये जानते हुए भी कि उसका पति है और उसकी एक बेटी है। जीवी को इस बात की जानकारी अच्छी तरह से थी, लेकिन कभी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। आज काम पर से लौटते वक्त लखू अपनी 2 पहिया गाड़ी लेकर पहुंच गया और सावित्री से कहने लगा कि वो उसे गांव तक छोड़ देगा। लेकिन सावित्री, जो जानती है कि लखू यहाँ जीवी के लिए आया हुआ है, उसने साथ जाने से मना कर दिया कि उसका गांव तो पास में ही है, वो तो पैदल भी चली जाएगी। यहाँ जीवी उसके गाड़ी पर बैठ घर की तरफ निकल गई। रास्ते में लखू ने कहा कि नाते में बैठ जा मेरे साथ, पैसा जमीन सब कुछ है। इतना सुनते ही जीवी ने गुस्से में गाड़ी रुकवा दी और वहां से जाने लगी, क्योंकि वो शादीशुदा है और एक बेटी की माँ भी है। ऐसी बात करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन वहीं पास बैठे गांव के 2 पुरुषों ने जीवी को उसके साथ देख लिया। ये वही शराबी शख्स है जो ठेके पर जीवी के पति के साथ शराब पीते हैं। यहाँ भूरी को हम बद्री के साथ बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ वो अपना दुख उससे व्यक्त करने लगी कि बचपन में उसका पिता उसकी माँ को बहुत सताता था, जिस वजह से उसकी माँ नाते में किसी और के साथ चली गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो भी औरत दूसरे मर्द के साथ भाग गई और जाते जाते अपने पीछे 3 बेटियां छोड़ गई। यहाँ हमें पता चलता है कि घर पर 3 लड़कियां उसकी सौतेली बहनें हैं। भूरी तो शायद से इन सब बातों को भूल जाए, लेकिन शायद से ये बातें मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
आज रघु भूरी के घर आ गया क्योंकि कांजी ने उससे पैसे लेने के बाद भी भूरी को उसके साथ नाते नहीं बिठाया। यहाँ रघु काफी गुस्से में दिखाई देता है। यहाँ कांजी ने कहा कि भूरी ने उसके साथ नाते जाने से मना कर दिया तो वो क्या करे। यहाँ रघु को भूरी और बद्री के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। जब उसने इस बारे में कांजी से बताया तो वो भूरी पर चिल्लाने लगा। यहाँ भूरी ने रघु को झूठा साबित कर दिया। इस बात पर वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कहा कि अब उसे भूरी के साथ नाते में नहीं बैठना और अगर कांजी ने उसके पैसे 7 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो उसकी छोटी बेटी को उठा ले जाएगा। यहाँ दोनों में बहस शुरू हो गई और रघु धमकी देकर वहां से चला गया। दूसरे दिन रत्नू को हम शराब के ठेके पर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ नाथू ने बताया कि उसकी पत्नी जीवी किसी काम धाम पर नहीं जाती बल्कि वो तो अपने यार लखू के साथ रंगरलिया मनाने जाती है। इतना सुनते ही रत्नू अपना आपा खो बैठा और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसी बीच नाथू का सर दीवार से टकरा गया जिससे उसकी मौत हो गई। आज काम से जब जीवी घर लौटी तो उसने अपने घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा और वहां से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सामने नाथू की लाश पड़ी थी और वहां उसकी पत्नी और भाई बैठे रो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नाथू की मौत का हर्जाना चाहिए वरना आज लाश यहाँ से नहीं हटेगी। जैसा कि इस गांव का पुराना रिवाज है कि अगर गलती से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो मृतक के परिवार को हर्जाना देना पड़ता है। गांव में सभी लोग हर्जाने के समर्थन में थे। भूरी ने कहा कि ये शख्स तो पहले से ही शराबी था, इसका परिवार बस इसकी मौत का फायदा उठा रहा है। जिस पर कांजी ने उसे डांट कर चुप करवा दिया कि ये उनका आपसी मामला है। यहाँ नाथू का भाई अपनी सारी हदें पार करता हुआ दिखाई देता है कि अगर आज हर्जाने की रकम नहीं मिली तो जीवी की बेटी को उठा ले जाएगा। जिस पर जीवी का गुस्सा फूट पड़ा कि वो होश में रहकर बात करे। यहाँ नाथू की पत्नी और उसका भाई जीवी के जेवर छीनने लगे पर कांजी ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। वहाँ सरपंच भी आया था क्योंकि आज भी यहाँ के सभी बड़े फैसले सरपंच व्यवस्था में ही लिए जाते हैं। वहाँ पुलिस वालों ने रत्नू को अरेस्ट कर लिया। नाथू का भाई कहने लगा कि हर्जाना नहीं देना है तो रत्नू को उसे सौंप दिया जाए, लेकिन पुलिस रत्नू को अपने साथ लेकर चली गई। जीवी उसे जाते हुए देखती रही। रात होने आ गई लेकिन नाथू का पिता अब भी जिद पर था कि बिना हर्जाने के लाश कहीं नहीं जाएगी। यहाँ सरपंच और कांजी ने नाथू के परिवार से हर्जाने की रकम पूछी तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए बताया। उनके जाने के बाद लालची कांजी सरपंच के साथ मिलकर अपनी दाल गलाने में लग गया कि जीवी से तो वो 1.5 लाख ही लेंगे लेकिन नाथू के परिवार को 1 लाख ही देंगे और 50,000 दोनों आपस में बांट लेंगे, जिससे दोनों के साल भर के हुक्के पानी का खर्च निकल जाएगा। रात जीवी के परिवार ने किसी तरह घर के सारे जेवर इकट्ठा किए। इन्हें बेचकर भी सिर्फ 30 से 40,000 तक ही जमा हो पाएंगे। अब एक नई मुसीबत थी कि बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। हम देखते हैं सुबह हो गई, लाश और लोग अब भी वहीं के वहीं बैठे हैं। यहाँ हमें लोगों की मूर्ता साफ दिखाई देती है कि इंसान से पहले पैसा आता है। अगर नाथू जीवित होता तो शायद देख पाता कि कैसे उसकी मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। यहाँ जीवी ने ले जाकर सभी जेवर कांजी को दे दिए क्योंकि इस वक्त तो घर में बस यही है। बाकी के पैसे चुकाने के लिए उसे 2 महीने का वक्त चाहिए। यहाँ कांजी कहने लगा कि अगर वो कहे तो कल ही उसे नाते में बिठवा दे। 2 से 3 लाख तो उसके कोई भी दे देगा, लेकिन जीवी ने कहा कि वो 2 महीने दिन रात मजदूरी करके बाकी के पैसे चुका देगी। लेकिन कांजी ने कहा कि बाकी के पैसे वो चुका देगा लेकिन उसे अपने पैसे 1 महीने में ही चाहिए। कांजी वो जहरीला सांप था जो बिना मतलब के किसी को अपने हिस्से का एक ढेला भी ना दे। जरूर इसके पीछे भी उसने कुछ सोच रखा होगा। दूसरे दिन काम पर सावित्री ने उससे कहा कि वो ठेकेदार से पैसों की बात करे, शायद वो उस पर तरस खाकर उसे कुछ उधार दे दे, लेकिन जीवी को नहीं लगता कि वो इतने पैसे देगा। जब उसने ठेकेदार से बात की तो लाख रुपए की रकम सुन वो हंसने लगा क्योंकि अगर जीवी साल भर भी इस जगह मजदूरी करे तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। जीवी ने कहा कि अगर इसके अलावा भी कोई और काम होगा तो वो कर लेगी। ठेकेदार मान गया। रात हम देखते हैं घर में सभी खामोश बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतने पैसों का इंतजाम ना जाने कहाँ से होगा। हम देखते हैं रत्नू घर में बैठा है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि गांव वालों ने बयान दिया था कि ये सिर्फ एक हादसा था। यहाँ आज वो फिर से बहस करने लगा। हम देखते हैं इतना कुछ होने के बाद भी रत्नू होश में नहीं आया। जीवी अंदर से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अपना दुख किसके पास जाकर व्यक्त करे। दूसरे दिन जब वो शाम मजदूरी लेने गई तो पैसे देने के बाद ठेकेदार उससे अश्लील बातें करने लगा और उसे गलत ढंग से छूने की कोशिश करने लगा। यहाँ हमें समझ आता है कि वो जीवी की मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठेकेदार ने उसे रात शादी में सर पर लाइट उठाने का काम दे दिया ताकि रात वो कुछ पैसे कमा सके। जब काम खत्म हुआ तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं शहर में एक जगह जाकर बैठ गई क्योंकि इतनी रात वो घर भी नहीं जा सकती। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई देती है जो हर रोज उसे अंदर से थोड़ा थोड़ा तोड़ रही है। दूसरे दिन जब वो मजदूरी लेने गई तो ठेकेदार पैसे का लालच देकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जीवी ने उसे धक्का देकर हटा दिया क्योंकि यहाँ वो मजदूरी करती है लेकिन अपना शरीर नहीं बेचती। दूसरे दिन कांजी जीवी के घर आ गया। उसकी नज़र अब जीवी की बेटी पिंकी पर थी। उसने कहा कि इसका ब्याह करा दो क्योंकि पैसे चुकाने के लिए अब बस 5 दिन ही रह गए हैं।
लेकिन रत्नू की माँ मना करने लगी कि अभी पिंकी के पढ़ने लिखने की उम्र है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब लालची कांजी ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा तो दूसरों का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने रत्नू की माँ से कहा कि कहीं कर्ज चुकाने में उनका घर जमीन ना बिक जाए। रात ये बात उसने जीवी से बताई कि कांजी पिंकी के रिश्ते की बात लेकर आया था। ये सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जीवन देना चाहती है। वो गुस्से में उठ कांजी के घर चली गई और उस पर चिल्लाने लगी कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो पिंकी का ब्याह करने के लिए मान जाएगी। यहाँ कांजी उसके हालात का मजाक बनाने लगा कि घर में खाने को अनाज का एक दाना नहीं और वो उसका कर्ज कहाँ से चुकाएगी। यहाँ जीवी ने कहा कि अगर वो नहीं चुका पाई तो अपनी बेटी का ब्याह करने की बजाय वो खुद नाते में बैठ जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। उसकी बात सुन भूरी अंदर से भागती हुई बाहर आई। उसने जीवी को पीछे से आवाज़ दिया, क्योंकि जीवी तो हमेशा से नाते के खिलाफ रही है। तो फिर अचानक से उसने ये फैसला कैसे ले लिया। यहाँ जीवी ने कहा कि 100 पुरुषों के साथ सोने से अच्छा कि वो एक के साथ ही 100 बार सो जाए। यहाँ उसकी बातों में उसका दर्द साफ झलकता है। दूसरे दिन वो लक्खू से मिलने चली गई। उसे तो यहाँ अचानक से देख वो एकदम से चौंक गया। यहाँ जीवी ने बताया कि वो उसके साथ नाते बैठने को तैयार है, लेकिन लक्खू ने कहा कि इसका फैसला पंचायत के सामने होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को उसका पति आकर तमाशा करने लगे। दूसरे दिन सरपंच और कांजी के सामने लक्खू और जीवी का परिवार बैठा हुआ था। यहाँ 1.5 लाख में जीवी का सौदा तय हुआ। यहाँ रत्नू भी जीवी को नाते भेजने के लिए मान गया, क्योंकि उसे तो पत्नी से कभी प्रेम था ही नहीं। यहाँ लक्खू कहने लगा कि वो सिर्फ जीवी को ही साथ रखेगा, उसकी बेटी पिंकी को नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि लक्खू भी सिर्फ जिस्म का भूखा है, जिसे जीवी से कोई प्रेम नहीं। सिर्फ प्रेम है तो उसके शरीर से। अगर वो सच में उससे प्रेम करता तो उसे उसकी बेटी के साथ स्वीकार करता। यहाँ कांजी ने अपनी होशियारी लगाते हुए कहा कि नाते रीत के अनुसार जीवी अपनी बेटी को लक्खू के साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन जीवी कोई रीत प्रथा नहीं जानती। अगर पिंकी उसके साथ नहीं जाएगी तो वो भी नाते बैठने को तैयार नहीं है। यहाँ भी परिवार से लेकर पंचायत हर कोई बस जीवी को दोषी ठहराने लगा कि नाते भी बैठने का विचार इसी का था और यही अब अपनी बात से मुकर रही है। यहाँ जीवी काफी उदास खड़ी थी। भूरी ने उसका दुख साझा किया कि इस जन्म का लेखा जोखा इसी जन्म में चुकाना होगा, लेकिन जीवी से ये जिंदगी और बर्दाश्त नहीं होती। रात कांजी उसके घर आ गया। उसने कहा कि जिस बच्ची के लिए वो नाते में नहीं बैठ रही है, कल को उसी लड़की को नाथू का परिवार जान से मार सकता है या अपने साथ उठा ले जा सकता है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रात जीवी ने काफी सोच विचार किया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसके बाद अपने दिल पर पत्थर रख उसने उसी वक्त घर छोड़ दिया और लक्खू के घर चली गई। लक्खू जो जिस्म का भूखा बस इसी ताक में बैठा था कि कब मौका मिले और जीवी के शरीर को नोच खाए, लेकिन यहाँ जीवी बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जिसे अब कुछ महसूस नहीं होता। उस रात लक्खू ने उसकी आबरू को तार तार कर दिया। यहाँ हम पिंकी को देखते हैं। अपनी माँ को याद कर उसकी आंख भर आई। यहाँ हम देखते हैं कि बद्री और भूरी का प्रेम अब सारी सीमाएं लांघने लगा था। आज रघु ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और भूरी पर अपना दावा करने लगा, क्योंकि भूरी के पिता ने अब तक नाते की दी हुई रकम उसे नहीं चुकाई। इस हिसाब से भूरी उसकी पत्नी हुई। यहाँ बद्री और रघु के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई। भूरी ने रघु के साथ जाने से मना कर दिया। रघु की तो बस यही तमन्ना थी कि बस भूरी किसी तरह से उसके बिस्तर तक आ जाए। यहाँ वो गुस्से में फैसला करने कांजी के पास चला गया और वहाँ कांजी को धमकाने लगा कि या तो रकम दे दे या फिर भूरी। लेकिन कांजी ठहरा लालची और बेहद मंझा हुआ खिलाड़ी, जिसके सामने शैतान भी घुटने टेक देता है, तो फिर रघु उसके सामने क्या चीज है। यहाँ उसने कांजी को धमकी दी कि ये बात अब पंचायत तक जाएगी और अब इसका फैसला वहीं होगा। इतना सुनते ही कांजी का रौद्र रूप सामने आ गया कि जा बिठा ले पंचायत, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव का पंचायत और सरपंच कांजी के इशारों पर नाचते हैं। इतना कहकर रघु वहां से चला गया। रात कांजी ने भूरी से कहा कि वो जल्द ही नाते पर बैठ जाए, क्योंकि इन लड़कियों का खर्च भी उठाना है, लेकिन भूरी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब तो पिंकी ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाते हैं कि उसकी माँ नाते चली गई। वहीं बैठे रत्नू ने कहा कि कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, अपनी माँ की तरह वो भी कहीं जाकर मजदूरी करे, लेकिन पिंकी ने पढ़ाई करने की इच्छा जताई। रत्नू उसे मारने के लिए उठ गया, लेकिन तभी सीने में एक जोर का दर्द उठा और उसी पल उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। घटना काफी दुखद थी, लेकिन उसके मरने पर ऐसा लगा मानो जैसे बरसों पुराना श्राप इस घर से हट गया हो। रत्नू की मौत को अभी 2 दिन ही बीते थे कि कांजी उसके घर पिंकी का रिश्ता लेकर आ गया। अपने साथ वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लेकर आया था, जो कि इसी गाँव में रहता है। पिंकी के दादा से थोड़ी कम ही उम्र का होगा। वहाँ उसने उसकी दादी को हर तरह से राजी करने की कोशिश करी, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी उसके इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उसे पिंकी की शादी करनी पड़ जाए। यहाँ हम देख पाते हैं कि कांजी कितना घटिया मानसिकता वाला इंसान है। शायद से इंसान कहना भी गलत होगा। पिंकी ने ये सारी बातें सुन ली और अपनी माँ से मिलने चली गई, जिसे देख जीवी एकदम से भावुक हो गई। उसने सारी बातें अपनी माँ से बताई। जीवी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। तभी वहाँ लक्खू आ गया और पिंकी को यहाँ देख उसका पारा एकदम से चढ़ गया। उसने उसे घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ जीवी ने खुद को इतना लाचार कभी नहीं महसूस किया था। यहाँ वो पिंकी के लिए कुछ नहीं कर पाई।
लक्खू ने कहा कि नाते की रकम 1.5 लाख लौटा दे और अपनी माँ को लेकर चली जा। ये वही लक्खू है जिस पर जीवी भरोसा कर उसके साथ नाते चली गई थी, ये सोचकर कि वो दोनों को एक खुशहाल जीवन देगा। रात लक्खू उस पर धौंस जमाने लगा कि अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही। शायद जीवी से प्रेम होता तो लक्खू के मन में ये ख्याल कभी नहीं आता, लेकिन लक्खू ठहरा जिस्म का भूखा। चाहे सामने कितनी ही सुंदर स्त्री क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसमें से रस चला ही जाता है, लेकिन प्रेम आखिरी सांस तक बना रहता है। दूसरे दिन जीवी घर छोड़कर जाने लगी, लेकिन लक्खू ने उसे पकड़ लिया कि वो बिना पैसों के उसे नहीं जाने देगा। लक्खू ने कहा कि अब इसका फैसला पंचायत में ही होगा। यहाँ हम देखते हैं पिंकी कांजी के पास गई और शादी करने का फैसला कर लिया, ताकि शादी से जो भी पैसे मिले उसे देकर वो अपनी माँ को नाते से छुड़वा सके। रात ही जल्दबाजी में उसकी शादी करवा दी गई। कांजी मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसे इसमें से दलाली मिल जाएगी। सुबह गांव की सभी महिलाएं पिंकी की मुंह दिखाई रस्म के लिए इकट्ठा हुई थी, लेकिन जब जीवी की बारी आई और उसने जैसे ही घूंघट उठाया, मानो उसके दिल की धड़कन रुक गई हो जैसे। किस्मत ने उसे एक और गहरा घाव दे दिया था, लेकिन अब बात उसके तक नहीं रही। वो पिंकी को इन भेड़ियों की रीत का शिकार नहीं होने देगी। वहां वो उस शख्स से भी लड़ बैठी, क्योंकि पिंकी तो उसकी पोती की उम्र की होगी। दूसरे दिन पंचायत बैठी। वहां लक्खू और नारायण दोनों आए हुए थे। यहाँ जीवी उन्हें पुलिस और कोर्ट का हवाला देने लगी, क्योंकि पिंकी अभी नाबालिग है। डर की वजह से नारायण वहां से उठ चला गया। अब बच गया लक्खू, जो जीवी को अपने साथ ले जाने की जिद पर था। पंचायत भी उसके समर्थन में थी। यहाँ हम देखते हैं कि पंचायत गांव के पुरुषों के हाथ में किसी लाठी की तरह काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ लाचार और मजबूर स्त्रियों पर ही पड़ती है। लेकिन अब ये बात जीवी की समझ में आने लगी थी। यहाँ रघु उसे ले जाने के लिए उससे जबरदस्ती करने लगा, लेकिन सावित्री उसे बचाने के लिए उठ गई। यहाँ मौके का फायदा देखते हुए रघु ने भी अपनी बात रख दी और सबके सामने ही भूरी ने अपने और बद्री के संबंधों को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन बद्री के पास भूरी को नाते ले जाने के लिए 2 लाख रुपए की रकम नहीं है, इसलिए कांजी भी इस रिश्ते से पीछे हट गया। यहाँ जीवी भी रघु के साथ वापस नहीं गई। रात कांजी ने भूरी को बुलाकर कहा कि वो नाते चली जाए। यहाँ भूरी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि वो कोई पिता नहीं है, बल्कि बेटी का दलाल है, जो उसे गांव के सभी पुरुषों के साथ सोने पर मजबूर कर चुका है, सिवाय खुद के। आज भूरी ने उसे भी मौका दे दिया कि वो भी मिटा ले अपने मन की ठंडक, क्योंकि अब वो कांजी में अपना पिता नहीं देखती। कांजी ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन कांजी तो ठहरा कांजी ही, बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। एक रात उसने जीवी को अपने घर बुलाया। कमरे में उसके साथ एक और शख्स था। यह कांजी ने उसके साथ एक और सौदा किया कि अगर वो इस शख्स के साथ सो जाए तो ये शख्स उसके शहर में रहने का इंतजाम करवा देगा और साथ ही उसकी बेटी का पढ़ाई का खर्च भी दे देगा, और वो शहर जाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह सकेगी। और बात रही रघु और नारायण की, तो वो दोनों को देख लेगा। जीवी इस सौदे के लिए मान गई, क्योंकि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन हर बार की तरह आज भी अकेली, कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं। दूसरे दिन भूरी ने पिंकी और जीवी को बस में बिठाया और दोनों वहां से चले गए। जीवी बहुत दूर जा रही थी इस नाते के नर्क से निकलकर, लेकिन भूरी अब भी इसी नर्क में कैद है, जिसे उसके पिता ने फिर से एक बार रघु के साथ नाते बिठा दिया है। मोर डोंगरी में स्त्रियां एक लाश से ज्यादा खुश नहीं रह गई थी। यहाँ के पुरुष अक्सर ताक में बैठे रहते कि कब कोई स्त्री उनकी घटिया रीत का शिकार बन जाए। शायद से भूरी कभी इस नर्क से निकलकर नहीं जा पाएगी और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।